हेलो एवरीवन, दिस इज माधव शरण पाठक, अ लीगल कंसल्टेंट, कानूनी सलाहकार। आज का जो ये वीडियो है यह तलाक के ऊपर है, जिसे हम विवाह विच्छेद, तलाक, डाइवोर्स इन नामों से हमारे समाज में जानते हैं। और आशा करता हूँ कि इन प्रोविजंस का प्रयोग करने की किसी को आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि हमारा जो समाज है वो जोड़ने में विश्वास रखता है, विघटन का विश्वास नहीं है। और विघटन ना हो, लेकिन समाज में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब विघटन, विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, तलाक आवश्यक हो जाता है। और उन्हीं आधारों को लेकर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रावधान किए गए हैं। साधारणतः हम देखें तो ये जो प्रावधान है, 3 प्रकार के प्रावधान यहाँ पर बताए गए हैं। धारा 13 में यदि कैटेगराइज करें तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं कि कोई भी पक्षकार डाइवोर्स कब ले सकता है और एक महिला कब डाइवोर्स ले सकती है। तो नॉर्मली महिलाओं को तो हमारे कानून के अंतर्गत संरक्षित किया गया, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली है। लेकिन अधिकांशतः ये विषय उठता है कि कभी कभी गलतियां महिलाएं भी करती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि जिससे हमें डाइवोर्स मिल सके और हम अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकें। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, मोबाइल हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। हम देखते हैं कि पुराने समय में डाइवोर्स के मामले कम आते थे। क्यों कम आते थे? इसलिए कम आते थे क्योंकि हमारा जो पारिवारिक व्यवस्था थी वो ऐसी थी कि सास ससुर ही माता पिता के रूप में माने जाते थे। ननद देवर ये भाई बहन की कैटेगरी में रहते थे और हम सभी खुश मिजाज होकर एक परिवार के साथ रहा करते थे। लेकिन इस समय ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि एक सास ससुर, एक परिवार भी उस बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर पाता। हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हम समाज के हिसाब से हम उन्नत हो गए हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम कॉम्प्रोमाइज़ करना भूल गए हैं। हम अपने परिवार को लेकर चलने की भावना में नहीं रहे। अधिकांशतः देखा जाता है कि जो परिवार हैं, परिवार विघटन की ओर हैं। उसका एक कारण पुरुष समाज भी हो सकता है और एक कारण महिला समाज भी हो सकता है। पुरुष समाज का होना इसलिए क्योंकि हम अपने परिवार को प्रति ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और हम अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देते हुए उस पत्नी को जो सारे रिश्ते नाते तोड़कर आपसे बंधन जोड़ रही है, ऐसी स्थितियों में आई है। लेकिन हम उसको वो 7 वचन, जो 7 फेरे, जो धारा 7 का रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत इम्पोर्टेंट था, उन वचनों में जो वचन आपने लिए थे वो पालन नहीं कर पा रहे। आजकल हमारे संत महात्मा भी इन विषयों पर खुलकर बोलते हैं और जहाँ तक संभव हो अपनी पत्नी का साथ देने की भी बात करते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी विपरीत होती हैं कि हम चाह कर भी उस बंधन को निभा नहीं पाते और जिसके कारण हमको इस डाइवोर्स, तलाक और विवाह विच्छेद की ओर बढ़ना पड़ता है। आशा करते हैं कि ऐसा किसी भी दंपत्ति के साथ ना हो कि उसको डाइवोर्स की स्थिति में बढ़ना पड़े। लेकिन डाइवोर्स का अधिकार जो है वो पुरुष को भी है और महिला को भी है। उसके कुछ कारण बताए गए हैं और सारे कारण जो हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक बुराइयों के परिप्रेक्ष्य में हैं और धार्मिक संतुलन की अपेक्षा से भी हैं। इन संतुलनों को बनाते हुए समाज व्यवस्था अच्छी चल सके, इस प्रकार से हिंदू विवाह अधिनियम का गठन वर्ष 1955 में किया गया। इस व्यवस्था के साथ मैरिज, विवाह को भी बताया गया और विवाह विच्छेद को भी बताया गया। विवाह के पंजीयन के बारे में बात की गई और विवाह विघटित कैसे हो सकता है उसके बारे में भी बात की गई, या तलाक कैसे हो सकता है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ तलाक के बारे में कि कोई व्यक्ति कब तलाक ले सकता है, कब ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं कि एक पुरुष भी तलाक ले सकता है। हमारी जो कानून व्यवस्था है, नो डाउट हमारी महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों को भी राइट्स नहीं है। पुरुषों को भी यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं और
कोई भी व्यक्ति तलाक लगा सकता है। नॉर्मली तलाक लगाना कहाँ है? तो तलाक लगाने के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में एक परिवार न्यायालय कोर्ट होती है, फैमिली कोर्ट होती है, वहाँ पर आपको इसके संबंध में आवेदन देना पड़ता है। आवेदन कैसे ड्राफ्ट करें, क्या आधार हो सकते हैं जिसके आधार पर हमको डाइवोर्स मिल जाए? डाइवोर्स लेने के लिए नॉर्मली व्यवस्था यही है कि धारा 13 के अंतर्गत हम आवेदन लगा सकते हैं। धारा 13B के अंतर्गत भी हम आवेदन पारस्परिक सहमति से यदि हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं और परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रहेंगी कि हम विवाह को निरंतर रख सकें, तब भी डाइवोर्स लगाया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ आज ये हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के बारे में। धारा 13 जो बात करती है वो टोटल इसमें क्लॉज है वो 2 ही बताए गए हैं, 2 क्लॉज बताए गए हैं, 13(1) और 13(2). 13(1) बात कर रहा है कि जो मैरिड पर्सन हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति तलाक के लिए आवेदन फैमिली कोर्ट में, जिला न्यायालय में लगा सकता है। वो आधार क्या होंगे, वो कारण क्या होंगे जिनके आधार पर आप तलाक का आवेदन लगा सकते हैं? तो यहाँ पर जो यदि क्लॉजेस देखें तो फर्स्ट क्लॉज में 7 ग्राउंड्स बताए गए हैं जिन आधार पर आप तलाक की अर्जी लगा सकते हैं। पहला जो ग्राउंड बताया गया है वो बताया गया है कि पति या पत्नी, वाइफ और हस्बैंड, कोई भी डाइवोर्स के लिए आवेदन लगा सकता है यदि उसके पत्नी ने या पति ने किसी अन्य पुरुष या स्त्री के साथ विवाहितर संबंध स्थापित किए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एक ग्राउंड है, ये एक आधार है। आप न्यायालय में प्रमाणित करके, न्यायालय में अर्जी लगा के तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ क्लॉजेस जोड़े गए हैं अमेंडमेंट के बाद, जिसमें 1A और 1B भी जोड़ा गया है। पहला उसमें क्लॉज दिया गया कि जो एप्लीकेशन कर रहा है डाइवोर्स के लिए, वो विवाह के पश्चात ऐसे डाइवोर्स के लिए आवेदन लगा सकता है यदि वो उसके साथ क्रूरता करता है या करती है। अब क्रूरता दोनों तरफ से हो सकती है, पुरुष भी क्रूरता कर सकता है। क्रूरता में केवल मारपीट शामिल नहीं है, मानसिक क्रूरता भी है, परेशान करना भी हो सकता है। और जो वचन थे कहीं ना कहीं वो ग्राउंड्स आ जाते हैं। हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, हम किसी को बार बार किसी काम के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, हम किसी के माता पिता के बारे में बोल रहे हैं, हम किसी के माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से हम हर्ट हो रहे हैं, तो इसको भी क्रूरता की कैटेगरी में रखा जाएगा और डाइवोर्स के लिए ग्राउंड हो सकता है, आधार हो सकता है। जब से आपने डाइवोर्स की पेश किया या उससे पहले या उसके बाद 2 वर्ष तक आप वैवाहिक संबंधों में नहीं थे, अपने पति या पत्नी से दूर थे, ये भी एक ग्राउंड, एक आधार डाइवोर्स के लिए हो सकता है। जो क्लॉज 1 है वो 1A और 1B में डिवाइड है। इन आधारों पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके बाद क्लॉज 2 की बात करें तो क्लॉज 2 कहता है कि जो दूसरा पक्षकार है जिसके विरुद्ध आपने आवेदन किया है उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो हो सकता है मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया हो या अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसी पुरुष या महिला दोनों के लिए, पुरुष या महिला दोनों को अधिकार है, वो डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकती है और डाइवोर्स धारा 13 के अंतर्गत दिया जा सकता है। थर्ड क्लॉज की यदि बात करें तो थर्ड क्लॉज बात कर रहा है कि कोई जिसके साथ आपने शादी की है, महिला या पुरुष,
उस महिला या पुरुष का विकृत हो जाना अर्थात पागल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में और उसका इलाज संभव नहीं है, मानसिक विकार ऐसा हो गया कि अब संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या किया जा सकता है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। बात करें चौथे ग्राउंड की, फोर्थ ग्राउंड की, तो इसमें लिखा है किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया है, कोढ़ हो गया है, तो जो विपरीत पक्षकार है अर्जी लगा सकता है। ये आधार भी हो सकता है कि डाइवोर्स दिया जा सके। अगली बात करें तो एक रोग जिसको हम HIV भी बोलते हैं या ऐसे कोई रोग जो असाध्य पीड़ा के हैं, तो उन आधारों पर भी आप आवेदन लगा सकते हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने संन्यास धारण कर लिया है, धार्मिक पंथ पर संन्यास हो गया, वैराग्य धारण कर लिया, तो भी व्यक्ति डाइवोर्स के लिए आवेदन लगा सकता है। वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। एक ग्राउंड ये जो आ रहा है, सातवां ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, ये आर बनाम मिसेस टाल्सन के केस पर आधारित है। एविडेंस एक्ट में भी इसकी बात की गई है। यदि किसी पक्षकार के जीवित होने में संदेह है और ऐसे व्यक्ति के बारे में 7 साल तक से कुछ नहीं सुना गया है, तो वो उस स्थिति में वो महिला या पुरुष शादी करने के लिए, डाइवोर्स करने के लिए, डाइवोर्स की अर्जी लगाने के लिए स्वतंत्र है और आवेदन कर सकती है। इसके बाद कुछ चीज़ें अमेंडमेंट के बाद 1955 के बाद जोड़ी गई, जिसको हम 1A के रूप में पढ़ते हैं। ये भी हर पक्षकार के ऊपर लागू है, महिला या पुरुष कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है यहाँ पर। न्यायिक पृथक्करण, न्यायिक पृथक्करण में बोला गया कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायिक पृथक्करण की कोर्ट के द्वारा डिग्री दे दी गई है और 1 वर्ष तक न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के पश्चात 1 वर्ष तक उन पक्षकारों में आपस में कोई भी राजीनामा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार के कोई संबंध नहीं रहे और किसी भी प्रकार से उनका पति पत्नी के रूप में रिश्ता नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में भी डाइवोर्स की याचिका, विवाह विघटन की याचिका लगाई जा सकेगी, वो महिला के द्वारा भी और पुरुष के द्वारा भी। दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना, जिसको हम धारा 9 का आवेदन कहते हैं। धारा 9 में किसी व्यक्ति को बोल दिया कि अब आप अपने साथ में रहिए, बावजूद उसके 1 वर्ष तक वो संबंधों में नहीं पहुंचती है, पति पत्नी के वैश्वासिक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष या महिला डाइवोर्स के लिए आवेदन लगा सकती है और ऐसे व्यक्तियों का धारा 13 के अंतर्गत डाइवोर्स आवेदन स्वीकार हो सकता है। अब बात आती है कि महिला क्लॉज 1 जो है, क्लॉज 1 और क्लॉज 1A दोनों ही, पुरुष और महिला दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है और डाइवोर्स ले सकता है। धारा 13 क्लॉज 2 की बात करें तो ये केवल जो 4 ग्राउंड यहाँ पे बताए गए हैं, वो एक पत्नी को अधिकार दी गए हैं कि एक पत्नी कब डाइवोर्स ले सकती है। वो ग्राउंड्स तो हैं ही, ये ग्राउंड्स अलग से ऐड किए गए धारा 13 क्लॉज 2 में कि इन 4 आधारों पर चाहे तो पत्नी विवाह विच्छेद के लिए, तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकती है। पहला ग्राउंड बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने विवाह के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया है, ठीक है, ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद के लिए अर्जी लगाई जा सकती है। वह महिला डाइवोर्स के लिए आवेदन लगा सकती है जिसके पति ने किसी के साथ बलात्संग किया है या बलात्संग के अपराध का दोषी पाया गया, वो महिला भी डाइवोर्स के लिए आवेदन लगा सकती है। दूसरा, सामान्य प्रक्रिया के अलावा उसने अन्य तरीके से दाम्पत्य संबंध स्थापित किए, पशुगमन या अन्य तरीके से, तो ऐसी स्थिति में जो बलात्संग का दोषी रहा है या अन्य अपराधों में दोषी पाया गया, गलत तरीके से उसने विवाह
संबंध स्थापित किए तो ऐसी महिला भी डाइवोर्स के लिए आवेदन लगा सकती है। थर्ड क्लॉज कहता है कि किसी महिला को मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया उसने, धारा 125 जो आपकी CRPC में हुआ करती थी और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के अंतर्गत उसको मेंटेनेंस के लिए आदेश हो गया और वह 1 वर्ष से वो मेंटेनेंस का पैसा ले रही है और उनके बीच में पति पत्नी के नाते कोई भी संबंध या उनका आपस में जुड़ाव नहीं हो पाया, तो ऐसी महिला भी डाइवोर्स के लिए आवेदन लगा सकती है। अब एक विषय आता है चौथा क्लॉज, जिसको हम बाल विवाह के साथ जोड़ के पढ़ सकते थे। ऐसा अधिनियम प्रारंभ होने के पूर्व क्या है, आयु की कोई सीमा नहीं थी, तो उस समय के लिए बताया गया। तो विवाह को बाल अपराध को अपराध के रूप में तो कैटेगरी रखी ही गई है। साथ में ये भी बोला गया कि भाई यदि उस समय पे कोई विवाह हो गया हो, 15 साल के पूर्व की कोई बच्ची है और उसका बाल विवाह कर दिया गया था, तो 15 साल से 18 साल तक की जब तक नहीं हो जाती, इस बीच में वो अपने विवाह के वैलिडेशन को लेकर निर्णय ले सकती है। यदि महिला चाहे तो, क्योंकि उसका बाल विवाह हुआ है, वो महिला आवेदन लगा सकती है कि मैं इसके संबंधित व्यक्ति के साथ पति पत्नी के तौर पर नहीं रह सकती, पत्नी के तौर पर नहीं रह सकती, मुझे यह विवाह अस्वीकार है, तो वो भी आवेदन कर सकती है। तो ये कुछ आधार थे जो धारा 13 में डाइवोर्स लेने का अधिकार केवल पुरुष महिलाओं का नहीं है, पुरुष भी डाइवोर्स ले सकते हैं यदि वो ग्राउंड्स जो धारा 13(1) में बताए गए हों वो आधार, और धारा 13(1)(a) के आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। अब विषय आता है कि क्या पारस्परिक सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स लिया जा सकता है? हाँ, म्यूचुअल कंसेंट से भी, आप पारस्परिक सहमति से भी डाइवोर्स ले सकते हैं। और डाइवोर्स लेने के लिए करना क्या होगा, आपको जिला न्यायालय में अपने विवाह के संबंध में, विवाह विघटन के संबंध में अर्जी लगानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि हम 1 वर्ष से पति पत्नी के तौर पर नहीं, अलग अलग रह रहे हैं और हम डाइवोर्स चाहते हैं। तो जिस तारीख को आप आवेदन लगाते हैं उसके 6 मास के पश्चात आपकी सुनवाई होगी, और यदि आप पहले से रह रहे हैं तो 18 माह के पश्चात आपको विवाह विच्छेद की डिग्री दे दी जाएगी। अर्थात आप पारस्परिक सहमति से भी डाइवोर्स ले सकते हैं और डाइवोर्स की डिग्री आपको न्यायालय प्रदत्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो विषय था ये केवल ये बताने का था कि पति भी तलाक ले सकते हैं, लेकिन ग्राउंड्स चाहिए जो धारा 13 में है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भाई कि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा जीवन है और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। अधिकांशतः ये डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं, ये पढ़े लिखे वर्ग में ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे माता पिता के समय में ऐसे कोई केसेस नहीं होते थे। रीज़न ये था, स्वीकार्यता थी, पत्नी द्वारा अपने पति के घर की स्वीकार्यता थी और पति द्वारा अपने ससुराल पक्ष की स्वीकार्यता थी। और पति पत्नी एक बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं जिनको आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ता है। एक पहिए में हवा नहीं है, पंचर हो गया है तो रुककर उस पंचर को सुधारना पड़ता है, उसके बाद दोबारा गाड़ी को चलाना पड़ता है। इसलिए जहाँ तक संभव है आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाइए और आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे माता पिता, एक अच्छे परिवार के रूप में आगे बढ़ाइए। हमारी संस्कृति विघटन की नहीं थी, हमारी संस्कृति जुड़ाव की थी। मिलके रहिए, साथ में रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेकिन कभी परिस्थितियाँ ऐसी बने तो इन आधारों का जानना आपको आवश्यक है। और एक बार फिर से कहूँगा कि हमारी संस्कृति जुड़ाव की है, विघटन की नहीं है। माताएं बहनें एडजस्ट करें,
और आज की जो ये मोबाइल परंपरा है, हर चीज़ को अपने घर से ससुराल में, ससुराल की चीज़ें घर में बताना, ये आवश्यक नहीं है। आप वैसे ही रहिए जैसे आपके पास मोबाइल नहीं है। हम छोटे छोटे झगड़ों के कारण कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, झगड़ों के कारण छोटे छोटे ही होते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं। और स्वीकार्यता कीजिए अपने रिश्तों में, सब आपके परिवार के सदस्य हैं। अगर आप बचपन में आए होते उस घर में तो आप उस घर को अपना मान चुके होते। आज हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा विनम्र होना और आवश्यक है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़ा लिखा हुआ है और विनम्रता नहीं है, स्वीकारता नहीं कर पा रहे, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ना बंद कीजिए। तलाक की कोई आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ से अच्छा जीवन नहीं होता, और एक पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। एक समय तक जीवन की गाड़ी में माता पिता के साथ हम सीट पे बैठे होते हैं। एक समय आता है, हम बड़े हो जाते हैं, हम पति पत्नी एक साथ उस सीट पे बैठते हैं। फिर हमारे बच्चे होते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी उस सीट पे। ये जीवन की एक जर्नी है जिसमें पत्नी की और पति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हंस के रहिए, खुश के रहिए। इससे अच्छा दोस्त क्या हो सकता है। हम स्टूडेंट लाइफ में एक फ़ीमेल पार्टनर की तलाश में होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे होते हैं, और जब आपको ऐसी कोई फ्रेंड मिल रही होती है जो आपको स्वीकार कर रही है, आपको कोई मेल फ्रेंड मिल रहा होता, फीमेल फ्रेंड मिल रही होती है जिसको आपको जीवन भर है, तो उसके साथ हम हंसी खुशी रहने में क्यों परहेज करते हैं। थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा वो एडजस्ट करेगी, और एडजस्ट करने पर ये जीवन बहुत अच्छा रहेगा। किसी को कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने की आवश्यकता नहीं, किसी को कोई बॉयफ्रेंड ढूंढने की आवश्यकता नहीं, और आपके पास अधिकार है। उस जीवन को नर्क मत बनाइए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, एक दूसरे को टाइम दीजिए। और माता पिता को जैसे एक वाइफ के माता पिता होते हैं, उसी प्रकार एक हस्बैंड के भी माता पिता होते हैं। जीवन हमारा जॉइंट फैमिलीज का रहा है, तो एक दूसरे के माता पिता को सम्मान दीजिए। अगर वो कुछ कह देते हैं तो इस पर ज़्यादा परहेज़ मत कीजिए। आपके माता पिता यदि आपसे कुछ कह दे तो आप उठते नहीं हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे के माता पिता को मानिए। आपके भाई, छोटे भाई, बड़े भाई कुछ कह देते हैं तो आपको कोई नाराज़ नहीं होता। तो ऐसे ही आप अपने रिलेशंस में लेके चलिए कि कोई बात नहीं, जैसे मेरे बड़े भाई ने कुछ कह दिया है, मेरे छोटे भाई ने कुछ कह दिया है, मेरी बहन ने कुछ कह दिया है। ऐसे जब आप उस परिवार को स्वीकार कर लेंगे, तो चाहे पति हो या पत्नी हो, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, इधर उधर घूमिए फिरिए, मस्त रहिए और दोस्तों से बात कर लीजिए, लेकिन लड़िए झगड़िए नहीं। छोटी छोटी बातों पर न्यायालय के चक्कर मत लगाइए। न्यायालय आना हमारे समाज में एक बड़ी दुखद घटना हुआ करती थी कि आप न्यायालय क्यों आए हैं, क्या कारण था। तो छोटे छोटे झगड़े मैक्सिमम हम देख रहे हैं समाज में, झगड़े वही हो रहे हैं जो बिना किसी कारण के हैं। हम कोर्ट में आके सुलह करेंगे, इसके अच्छा है हम आपस में बात करके, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझ के, भविष्य की चिंता करके कि हम अपने माता पिता को सम्मान देते हुए, और वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्धों के थोड़ा सा उनकी अपने अंडरस्टैंडिंग को, दूसरे अंडरस्टैंडिंग को समझिए। आज वो वृद्ध हैं, कल आप वृद्ध होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या अपने से एक्सपेक्ट करते हैं। तो सारी ही चीज़ें आप अपने ऊपर भी लेके लिए। जब आप बच्चे थे तब आपके माता पिता क्या रोल था, जब आप पति पत्नी हैं तब आपके माता पिता का, आपके भाई, सपोज़ करिए एक महिला है तो महिला अपने भाई भाभी से जो चीज़ चाहती है वही आपके परिवार में भी कोई चाह रहा होता है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार अपने ऊपर डाल के भी देखिए, तो ऐसी डाइवोर्स की कंडीशन नहीं बनेगी। हालांकि डाइवोर्स के आधार हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को पहचानिए। ये जो जॉइंट फैमिली की खुशियाँ हैं, ये किसी से छिपी नहीं हैं, बहुत एंटरटेनिंग है। दादा दादी के साथ रहना, चाचा चाची के साथ रहना, बुआ फूफा जी के यहाँ जाना, नाना नानी के यहाँ खेलना, ये बड़ी एंटरटेनिंग है और लर्नेबल है। हम
आज सेपरेट फैमिलीज़ में रह रहे होते हैं, हमारे बच्चों को पालने के लिए हमें दादी नहीं है या कोई बड़ा परिवार नहीं है, तो हमें बच्चों को पालने में, उनके लालन पालन में उतनी ही समस्याएं जाती हैं। जहाँ दादी, चाचा, बुआ, फूफा इन सब से भरा हुआ परिवार होता है, वहाँ बच्चे ऐसे पल जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। आज जब आप शहरों की लाइफ में देखेंगे तो आपको पता होगा कि कितनी लग्जरी और महंगी लाइफ हो गई है। बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उनका लालन पालन करना कितना कष्टदायी हो रहा है। तो इन चीज़ों को महसूस कीजिए और अपने परिवार को लेकर संभाल कर चलिए। डाइवोर्स के लिए जो ग्राउंड्स हैं उन आधार पर आप नज़दीकी अपनी किसी लीगल एडवाइस से सलाह लेकर, जब परिस्थितियाँ बिल्कुल ना के बराबर हो भाइयों, ऐसी स्थिति में आप डाइवोर्स लीजिए। अदरवाइज़ फैमिली से अच्छा कुछ है ही नहीं। फैमिली बहुत कुछ है, बिना फैमिली के सारा जीवन निकालना बहुत कष्टदायी और बहुत ही कठिनाईपूर्ण होता है। इसलिए मेरी सलाह मानिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तलाक से दूर रहिए। धन्यवाद।